नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि क्या देश में तेल की कीमतें आपका पसीना छुड़ाने वाली हैं और 3 रुपए महंगा हुआ ये तेल देश में कितनी महंगाई बढ़ाने वाला है। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि आपकी रसोई, आपका बजट, इन सब पर सीधा हमला है। इसलिए आपको महंगाई के नए दौर के लिए कमर कस लेनी चाहिए। तेल महंगा यानी भाड़ा महंगा मतलब सामान की कीमतें महंगी, इसके साथ ही आपका आना जाना महंगा। आज सरकार युद्ध की वजह से सप्लाई चेन, कच्चे तेल की कीमतों की बात कह रही है, लेकिन आम आदमी महंगाई को लेकर डरा हुआ है। और आपको ये बताते हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में प्रति लीटर 3 रुपए की वृद्धि होने से कितनी महंगाई बढ़ने वाली है। क्राइसल की एक रिपोर्ट कहती है कि जब पेट्रोल डीजल की कीमतों में प्रति लीटर 5 रुपए की वृद्धि होती है तो इससे माल ढुलाई का किराया लगभग 2.8% बढ़ जाता है। अब इसका अर्थ क्या होगा? माल ढुलाई का मतलब यह हुआ कि आपके शहर, आपके इलाके में जो सब्जियां, फल, रोजमर्रा का सामान ट्रांसपोर्ट के जरिए आता है, उसकी लागत यानी कॉस्ट कितनी बढ़ जाती है। सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में जो 3 रुपए की वृद्धि की है, उससे भी यही होने वाला है। कैसे, वो समझिए। अगर एक बाइक सवार हर महीने में 30 लीटर पेट्रोल की खपत करता है, उसका सिर्फ पेट्रोल का मासिक खर्च 90 रुपया बढ़ेगा। ठीक है, जिन लोगों के पास कार है उनका 100 लीटर पेट्रोल पर हर महीने 300 रुपए का खर्च बढ़ेगा। लेकिन इसी तरह जो सब्जियां आती हैं, उनकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ने से वो 2 से 5% तक महंगी हो सकती हैं। जो सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं वो 7 से 10% भी महंगी हो सकती हैं, क्योंकि उनके लिए आपको टू एंड फ्रो जल्दी करना पड़ता है। पेट्रोल डीजल महंगा होने से ताजे फल भी 2 से 4.5% तक महंगे हो सकते हैं। मौसम से जुड़े फल वो 5 से 7% महंगे हो सकते हैं। अनाज, दाल, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगा, अधिकतम 2% महंगी हो सकती हैं। सीधा असर हम सबकी जेब पर पड़ सकता है। साल 2022 में जब यूक्रेन युद्ध के बाद केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम प्रति लीटर 10 रुपए बढ़ाए थे, तब खुदरा महंगाई 8 साल में सबसे ज्यादा हो गई थी और ये 7.8% पर दर्ज की गई है। खुदरा महंगाई का मतलब ये होता है कि रोजमर्रा की जो हम लोग चीजें खरीदते हैं ना, सामान, वो आम आदमी को उस वक्त कितनी महंगी मिल रही है। अभी ऐसी स्थिति नहीं है। अभी खुदरा महंगाई दर 3% के आसपास है, लेकिन थोक महंगाई दर 8.3 पहुंच गई है। लेकिन खुदरा महंगाई दर की बात हो रही है। इसके अलावा उस वक्त पेट्रोल डीजल महंगा होने से थोक महंगाई ने भी एक नया रिकॉर्ड बना दिया था और उस वक्त कितना हो गया था? 15.08। अभी कितना है? 8.3। इस बार तो सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जब सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों को बढ़ाया नहीं था, तभी थोक महंगाई हो गई 42 महीनों के हाई पर 8.3% पर स्तर छू लिया था। पिछले साल के मुकाबले अप्रैल महीने में थोक महंगाई 5% की दर से बढ़ी और ये 8.3% हो गई। सोचिए, ये आंकड़े तब के हैं जब पेट्रोल डीजल महंगा नहीं हुआ था, लेकिन अब तो इसकी भी कीमतें बढ़ चुकी हैं। तो इसका कैस्केडिंग इफेक्ट जो कहते हैं ना, उसका असर, कॉस्ट ऐड होगा। वो कॉस्ट कहां से आएगा? इन चीजों का, माल ढुलाई का, वो हमसे लिया जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जिसने युद्ध के कारण तेल आपूर्ति बाधित होने से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई है। और भारत ने तो बल्कि काफी दिनों तक ऐसा फैसला नहीं लिया। भारत ने युद्ध शुरू होने के 76 दिनों बाद इन कीमतों में इजाफा किया और ये बढ़ोतरी भी 4 सालों यानी 1501 दिनों के बाद हुई है। इससे पहले आखिरी बार 6 अप्रैल 2022 को मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए थे और उसके बाद आज पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है। और इसीलिए हुआ है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत अब $108 के पार हो चुकी है और एक अस्थिरता बनी हुई है। ईरान युद्ध से पहले जानते हैं कितना था? $68 और अब $108 हो गया है। दुनिया के 98 देशों ने मार्च के पहले हफ्ते में ही युद्ध के कारण इन कीमतों को बढ़ा दिया था। तब भारत ने न सिर्फ तेल की किल्लत होने दी, बल्कि 14 मई तक इन कीमतों को नहीं बढ़ाया गया। लेकिन अब 3 रुपए की वृद्धि हुई है और कई देशों के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो उसमें कीमत जो है वो कम हुई है। आइए, युद्ध के बाद तेल की कीमतें जिस देश में कितनी बढ़ी हैं वो जल्दी से आपको जरा यहाँ पर ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा देना चाहते हैं। क्योंकि सबसे पहले अगर आप देखिएगा, पीला कर लेती हूँ, ये देखिए सबसे ज्यादा कहां पर हुआ है। कोई गेसवर्क करने की जरूरत तो है नहीं, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। ये तो भारत का कोई बच्चा भी बता सकता है कि एक ही वो देश है जिसका नाम है पी फॉर पाकिस्तान। 61% के आसपास उन्होंने बढ़ा दिया है पेट्रोल कीमत 50।
मलेशिया 58%, यूएई 52%, अमेरिका 46%, श्रीलंका 38%, नेपाल 38%, 34%, कनाडा, साउथ अफ्रीका 33%, चाइना 25%, फ्रांस 22%। तो ये पूरा आपको यहां से लेकर तमाम देशों का हमने आपको ग्राफ दिखा दिया है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस देश में कितनी वृद्धि हुई है। अब यहां पर आते हैं जहां पर कम वृद्धि हुई है। उन देशों में आप ब्रिटेन को रख सकते हैं 19.1%, फिर है साउथ कोरिया 19 सेम है, 17% के आसपास ऑस्ट्रेलिया में बढ़ा है, इजराइल में 16.7, बांग्लादेश में भी 16.7, इटली में 16.2%, जर्मनी में 10.7%, जापान में 9.70% और 3.2% ये भारत का वृद्धि परसेंटेज है, जो हम आपको इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर आपके दिखा रहे हैं। तो 3.2% भारत में इजाफा हुआ है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब आप बाकी देशों के से कंपैरिजन करें तो भारत में वृद्धि कम हुई है, लेकिन यह भी सच है कि इस वृद्धि के साथ आने वाले दिनों में कुछ चैलेंजेस का सामना हमें करना पड़ेगा, क्योंकि इस पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत में जो बढ़ोतरी है उससे आने वाले दिनों में बदलाव होंगे बाकी कीमतों पर। और खुदरा महंगाई दर तो हमने आपको बताया 3 कुछ फीसदी है, लेकिन 8.3% के स्तर पर होलसेल महंगाई दर जो है वो इस वक्त पहुंच गई है। 1 लीटर पेट्रोल की जो औसतन कीमत है वो हम आपको तमाम देशों का दिखा रहे हैं, तो इसमें आप इस पर नजर डालिएगा। तो फ्रांस में 227, हमने आपके लिए सब रुपया में कन्वर्ट किया ताकि रुपए में आपको समझ में आए, 227.81 रुपया, मतलब 227 रुपया 81 पैसा। जर्मनी 219 रुपया, नंबर 2 पर इसकी यहां पर कीमत है। फिर आ गया इटली, इटली में देखिए 216 रुपये 99 पैसे। ब्रिटेन 203, कनाडा, इसको जरा ब्लू कर लेते हैं तब ये ठीक से समझ में आएगा। कनाडा में देखिए 148.72, मतलब 150 रुपए के आसपास। साउथ कोरिया में भी 146 रुपया है, साउथ कोरिया में। फिलीपींस में 143 रुपया, पाकिस्तान में 142 रुपया, श्रीलंका में 139 रुपया, नेपाल में 135 रुपए, ऑस्ट्रेलिया में 127 रुपए, अमेरिका में 121 रुपए, बांग्लादेश में 108 रुपए, लगभग 109 रुपए है। 103 रुपए के आसपास यहाँ पर जर्मनी में है, सॉरी जापान में है, और भारत में 101 रुपए पर पेट्रोल की कीमतें फिलहाल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। तो हमने ये कोशिश किया कि हर देश में जब रुपया में हम कन्वर्ट करते हैं तो जो पेट्रोल की कीमत है औसतन 1 लीटर की, वो हम आपको बताएं कि बाकी देशों की तुलना में भारत इन कीमतों में कहां पर है। तो ये हमने आपको नंबर्स बता दिए कि जब आप अमेरिका से लेकर फ्रांस, जर्मनी, इटली सब जगह जाएंगे तो भारत में 101 रुपए उसकी कीमत है। कुल मिलाकर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि होलसेल जो इन्फ्लेशन रेट है उसमें इजाफा है, जो खुदरा महंगाई उसमें है, लेकिन जब आप विश्व के साथ कंपेयर करते हैं तो पेट्रोल की कीमत 101 रुपए के आसपास भारत की है। अब यहाँ कांग्रेस ये कह रही है कि अगर साल 2016 से 26 तक देखें तो बाकी देशों के मुकाबले मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतें सबसे ज्यादा बढ़ाई हैं, लेकिन यहाँ हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस आंकड़े में थोड़ी सी चालाकी दिखाई गई है। नरेंद्र मोदी साल 2014 से भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इसमें आंकड़े 2014 के लिए से लिए गए हैं, और अब इस को अगर आप छोड़ दीजिए तो बिना लाग लपेट के असली आंकड़े हम आपके सामने रखना चाहते हैं 1 अप्रैल 2014 से। तो चलिए यहां से आपको हम ये पूरा नंबर दिखाना चाहते हैं। 1 अप्रैल 2004, जब आपको याद हो वाजपेयी सरकार गिरी थी, मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी, तो ये 2004 का नंबर है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। 2004 में आपको क्या दिख रहा है? 21 रुपए 74 पैसे। जो काले रंग से है वो है डीजल की कीमत, जो हरे रंग से है ऊपर में कोने में दिखा दीजिए ये, ताकि उनको रेफरेंस समझ में आ जाए। ये देखिए पेट्रोल की कीमत हरे में है और डीजल की कीमत काले में है। तो ये थी डीजल की कीमत, और 33 रुपए 71 पैसे थी पेट्रोल की कीमत। अब ये जो वृद्धि हुई है, डीजल में 155.2% वृद्धि हुई, और वहीं पेट्रोल में 114.4% वृद्धि हुई। और फिर 1 अप्रैल 2014 पर आ जाइए रेफरेंस पॉइंट लेते हुए, 55.49, मतलब 55 रुपए 49 पैसे पर डीजल था उस वक्त, और 72 रुपए 26 पैसे पर ये था। तो ये था उस वक्त का दोनों का रेफरेंस जिसमें मोदी सरकार सत्ता में आई।
अब इसमें आप वृद्धि देखिए, तो वृद्धि आप देखेंगे डीजल की कीमत 90 रुपए 67 पैसे है। वृद्धि कितनी है? 63.4%। यहां पर कितनी थी? 155.2 वृद्धि। अब आ जाइए आप पेट्रोल की कीमत में, वृद्धि कितनी है? 35.3%। ये हमने अभी का आंकड़ा 15 मई 2026 का निकाला है आपके लिए। तो ये पूरा कार्यकाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 14 से लेकर 26 तक का। 35.3% वृद्धि है पेट्रोल में, और तब कितनी थी? 114.4% की वृद्धि थी। तो वृद्धि के जब आप परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो ये आंकड़ा सामने नजर आता है। तो 2004 से 2014 तक ये है, 2014 से 2026 तक ये है। 12 साल के कार्यकाल में आप अगर देखिए तो वहां पर 10 साल है, और यहां पर 12 साल के कार्यकाल में 63.4% वृद्धि है। और ऐसे ही जब आप देखेंगे तो 12 साल के कार्यकाल में 35.3% की वृद्धि है। ये तस्वीरें उस दौर की है जब दक्षिण कोरिया का विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो चुका था। इसका कोई अर्थ यह नहीं है कि हम आज देश की स्थिति को दक्षिण कोरिया से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन बात किसी संकट की है। बात यह है कि हम अपने देश को ऐसे किसी भी तूफान से बचाने के लिए किस तरह से सामने आने को तैयार है। हमारे देश की स्थिति आर्थिक रूप से अगर आप देखिए तो अभी दुरुस्त ही कहलाएगी। हम विश्व में अभी छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो उस पर कोई शक या शुबा नहीं है। लेकिन सवाल है कि जिस तरह की वैश्विक मंदी के इशारे अब पूरे विश्व में आ रहे हैं, जिस तरह से तेल, डीजल, मतलब आप सोचिए कि अगर ये युद्ध विराम चल भी रहा है तो क्या अभी आसानी से तेल या गैस की जो सप्लाई है वो हॉर्मुज से खुल पाई है? नहीं खुल पाई है। असर हो रहा है, धीरे धीरे पूरे विश्व पर हो रहा है। अगर ऐसा ही असर रहता है तो आने वाले वक्त में महंगाई भीषण हो सकती है। उसी से बचने की बात देश में हो रही है। लेकिन कोरिया की इन तस्वीरों के साथ हम इसलिए शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि तब मुद्रा भंडार कोरिया का खाली हो चुका था और उसे मजबूर होकर आईएमएफ से $58 बिलियन का बेल आउट पैकेज लेना पड़ा था। सोचिए आप, एक बहुत ही समृद्ध देश, अचानक परिस्थितियां बदली और 97 में ऐसा मैसिव वहां पर इकोनॉमिक ब्रेकडाउन हुआ कि उनको आईएमएफ से बहुत बड़ा पैकेज लेना पड़ा। उस वक्त इस बेल आउट पैकेज ने दक्षिण कोरिया के एक एक नागरिक को शर्मिंदा किया। उनकी नजरें इस बात पर झुक गईं कि हमारे जैसा देश, मेहनती, स्वावलंबी लोगों का देश, आत्मसम्मान वाले लोगों का देश, उनको आईएमएफ से लोन लेना पड़ रहा है। और सरकार के साथ लोगों ने इसे अपना राष्ट्रीय अपमान माना। स्थिति यह हो गई कि सरकार ने इस कर्ज को जल्द से जल्द चुकाने की कसम खा ली और इसके लिए अपने नागरिकों से राष्ट्रीय स्तर पर मदद मांगी। यह अपील की गई कि लोग इस कर्ज को उतारने के लिए अपनी मर्जी से जितना जो दे सकते हैं, कैश, सोना दे सकते हैं, वो दें और अपने देश को इस संकट से बाहर निकालें। फिर हुआ क्या? इस अपील का इतना बड़ा असर हुआ कि लाखों नागरिक अपने निजी सोने के गहने सरकार को देने के लिए कतारों में लग गए और अपने निजी सोने को उन्होंने राष्ट्रीय संसाधन में बदल दिया। इसे इतिहास का सबसे बड़ा गोल्ड कलेक्शन मूवमेंट माना गया, जिसमें दक्षिण कोरिया के 35 लाख परिवारों ने अपने शादी के गहने, विरासत में मिले आभूषण, सोने की कीमती हार बिना संकोच सरकार को दान में दे दिए। सरकार को कुल 2,27,000 किलोग्राम सोना दान में मिला, जिसकी कीमत उस वक्त थी $2 बिलियन। और इसी पैसे ने बाद में दक्षिण कोरिया को आर्थिक संकट से बाहर निकाला। और ये इन लोगों ने किसी मजबूरी में नहीं किया, अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से लोग ये कर रहे थे। सोचिए, जब दक्षिण कोरिया के लोग अपने देश को संकट से निकालने के लिए अपने निजी सोना सरकार को दान में दे सकते हैं, जब खुद भारत में 62 में जब ऐसा आह्वान हुआ तब लोगों ने अपना सोना भारत में दिया, तो अभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ ये अपील कर रहे हैं कि 1 साल तक सोना नहीं खरीदना। और बवाल देखिए विपक्षी पार्टियों का। लेकिन इसके बावजूद इस पर विपक्षी दल राजनीति कर रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि सरकार खुद कैसे तय कर सकती है कि लोग क्या खरीदेंगे और क्या नहीं खरीदेंगे। ये मुद्दा इतना बड़ा बन गया कि पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। पूरे देश में गूगल पर जिस शब्द को सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है, जानते हैं वो कौन सा है? वो शब्द है मोदी गोल्ड अपील। 10 मई की रात से
गूगल पर इसे भारत के लोग लगातार सर्च कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि अगर वो सोना नहीं खरीदेंगे तो उनकी घर की शादियां कैसे होंगी, त्योहारों को कैसे मनाएंगे। आज हम आपको ये बताएंगे कि अगर प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद भी भारत के लोगों ने पहले की तरह सोना खरीदना जारी रखा तो इसका असर क्या होगा और कैसे इस अपील को नजरअंदाज करने से भारत की ही मुश्किलें बढ़ेंगी। हमारे देश में अभी ज्यादातर लोगों को मोटे तौर पर यह तो पता है कि सरकार ये अपील ईरान युद्ध के कारण कर रही है, लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता है कि ये युद्ध एक बार फिर से भयानक रूप ले सकता है और अगर ऐसा हुआ तो 1 साल तो भूल जाइए। ये भी हो सकता है कि सरकार को आपसे ये कहना पड़े कि आप 5 साल 10 साल की मुश्किलें सामने ना आ जाए। दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी सऊदी अरामको ने चेतावनी दी है कि दुनिया में तेल आपूर्ति का संकट जल्द समाप्त नहीं होगा। इसको गंभीरता से लेना जरूरी है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगले कुछ हफ्तों में खुल भी गया तब भी तेल की किल्लत 2027 तक दुनिया का पीछा नहीं छोड़ेगी और ये युद्ध वैश्विक अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से हिलाकर रख देगा। कैसे, उसके लिए आप इन आंकड़ों को जरा गंभीरता से देखिए। इस युद्ध के कारण अब तक 100 करोड़ बैरल कच्चे तेल की सप्लाई खत्म हो चुकी है, स्वाहा। खत्म होने का मतलब यह है कि अब इस सप्लाई को वापस शुरू होने में कम से कम 7 से 8 साल लग जाएंगे। इस युद्ध के कारण हर हफ्ते 10 करोड़ बैरल कच्चे तेल का अतिरिक्त नुकसान हो रहा है, जिसे अगले 6 से 7 महीने में भी रोकना नामुमकिन होगा। इस युद्ध के कारण ओपेक देशों का तेल उत्पादन पिछले 20 सालों में सबसे निचले स्तर पर है और ये सब होने के बाद भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला नहीं है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक बैरल कच्चे तेल की कीमत $107.5 पहुंच गई है। जब 28 फरवरी को यह युद्ध शुरू हुआ तब यही कीमतें $68 थी, जो अब प्रति बैरल करीब $40 बढ़ चुकी है। ये कोई मामूली बात नहीं है और भारत के लिहाज से तो ये भी और भी खतरनाक स्थिति है। अगर प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमत $1 भी बढ़ती है तो भारत का सालाना इंपोर्ट बिल 18,000 करोड़ रुपए बढ़ जाता है, 18,000 करोड़ रुपए। और यहां तो $40 तक कीमतें बढ़ चुकी हैं और सोचिए इससे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर कितना दबाव बढ़ रहा होगा। अगर यह संकट 1 हफ्ते, 1 महीने या 6 महीने का भी होता तब भी शायद प्रधानमंत्री मोदी लोगों से कभी नहीं कहते कि तेल बचाइए, सोना ना खरीदिए, छुट्टी विदेशों में मत मनाइए। सवाल है कि हमें डॉलर, जो हमारे पास विदेशी मुद्रा यानी डॉलर का भंडार है, उसको हमें बचाकर रखना है, क्योंकि अभी जिस तरह से हमें उसे सोना, तेल, इंपोर्ट सब पर खर्च ज्यादा करना पड़ रहा है, वो जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे देश के लिए मुश्किलें आएंगी। प्रधानमंत्री मोदी को यह अपील इसलिए करनी पड़ी क्योंकि यह युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, शायद बहुत लंबा खींचने वाला है और अगर युद्ध अभी सीज फायर चल भी रहा है तब भी जो सप्लाई चेन है तेल का, गैस का, वो वापस से सुचारू उसी तरीके से युद्ध के पहले की स्थिति पहुंचने में कई साल लग जाएंगे। यहां आप कहेंगे कि युद्ध तो रुक चुका है, 7 अप्रैल से सीज फायर है, तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये गलती है, क्योंकि स्थिति हमने आपको बता दी, युद्ध रुका हुआ है। युद्ध रुका हुआ तब माना जाता जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल चुका होता। युद्ध तो रुका हुआ है लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुला है। जब तेल के जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आवाजाही कर रहे होते तब स्थिति सामान्य होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह समुद्री रास्ता अब भी बंद है। इसकी वजह से दुनिया की 20% तेल आपूर्ति लगभग ठप है। बड़ी बात यह है कि अब तो यह कागजी सीज फायर भी दम तोड़ने वाला है और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ऐसा राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद कहा है। ईरान ने समझौता करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को जो शर्तें बताई थी, उन शर्तों को राष्ट्रपति ट्रंप ने कचरे के डिब्बे में फेंकने की बात कर दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस युद्ध में लागू हुआ सीज फायर लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है। सीज फायर कोई कह रहे हैं कि आईसीयू में है, आईसीयू भी नहीं, मतलब लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर, मतलब आखिरी सांसें चल रही हैं, जिसके बचने की बहुत कम संभावना है। बहुत जल्द ईरान को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। आप इस धमकी को सुनिए, समझिए कि जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला नहीं है, जब सीज फायर भी दम तोड़ने वाला है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपसे अपील करना क्यों जरूरी था। It's unbelievably weak. I would say, I would call it the weakest right now. After reading that piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading it. They said, I'm not going to waste my time reading it. I would say it's one of the weakest right now. It's on life support. They understand. These are all medical people. Dr. Oz, life support is not a good thing. Do you agree? Bad prognostic. I would say the ceasefire is on
massive life support, where the doctor walks in and says, "Sir, your loved one has approximately a 1% chance of living." अमेरिका का मीडिया दावा यह कर रहा है कि इस बार राष्ट्रपति ट्रंप सिर्फ ईरान पर दबाव बनाने के लिए उसे धमकी नहीं दे रहे हैं, वो हकीकत में फिर से युद्ध शुरू कर सकते हैं। CNN के मुताबिक पिछले एक हफ्ते से राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर दोबारा से हमले करने के बारे में विचार कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि वो ईरान द्वारा रखी जा रही शर्तों से नाराज हैं और उन्हें यह लगता है कि ईरान इस समझौते को करने के लिए गंभीर नहीं है। पेंटागन के शीर्ष अधिकारियों ने राष्ट्रपति ट्रंप को एक ब्रीफ दिया और इस ब्रीफ में क्या बताया गया है? यह बताया गया है कि ईरान को घुटनों पर लाने के लिए उसके खिलाफ आक्रामक रुख को अपनाना बहुत जरूरी है और पेंटागन के अधिकारी मानते हैं कि ईरान पर फिर से हमला होना ही चाहिए। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस युद्ध में ना तो सीज फायर का कोई फायदा है, ना ही ये उम्मीद करना सही है कि अगले कुछ दिनों में सब सही हो जाएगा। ना रास्ता तेल गैस का खुला है और ना ही ये सीज फायर परमानेंट दिख रहा है। हकीकत तो ये है कि जैसे बॉक्सिंग रिंग के मैच में एक राउंड खत्म होने के बाद दोनों खिलाड़ियों को एक ब्रेक दिया जाता है, उस ब्रेक के बाद बॉक्सिंग का मुकाबला फिर से शुरू हो सकता है। और डोनाल्ड ट्रंप और उनके बदलते हुए फैसले को देखते हुए इसकी संभावना जताई जा रही है। आप ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ और ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघाई को सुनिए, जो ये कह रहे हैं कि अब अमेरिका और ईरान के बीच सुलह होने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी है। बातचीत का मतलब ये नहीं है कि कोई एक पक्ष अपनी मांगों को एक तरफा तौर पर दूसरे पक्ष पर थोपे या दूसरे को उन्हें मानने पर मजबूर करे। जहां तक हमारा सवाल है तो ये किसी हालत में नहीं होगा, कम से कम ईरान के मामले में तो बिल्कुल नहीं। हम अमेरिका की अनुचित मांगों के आगे नहीं झुकेंगे। As far as Iran is concerned, you're not going to yield to their maximalist demands. तो अमेरिकी मीडिया का अनुमान है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अगले 2 महीने बाद खुलता है तो तेल की सप्लाई सामान्य होने में लगभग 1 साल या फिर 8 से 10 महीने लगेंगे। अगर यही हॉर्मूज 6 महीने बाद खुलता है तो तेल की सप्लाई सामान्य होने में 18 से 24 महीने लग सकते हैं। और अगर यही हॉर्मूज 1 साल बाद खुलता है तो तेल की सप्लाई 3 साल बाद भी पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि अच्छी से अच्छी स्थिति में भी यह संकट 2027 तक खत्म होगा और बुरी से बुरी स्थिति में ये 2029 तक खींच सकता है। अब सोचिए, 2029 तक अगर कच्चे तेल की कीमतें औसतन $100 प्रति बैरल भी रहीं तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर कितना दबाव आएगा। हमें हर दिन उतनी कीमतों पर कच्चा तेल खरीदना होगा जो युद्ध से पहले की कीमतों से 66% ज्यादा होंगी। और क्योंकि तेल किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए अनिवार्य होता है, इसके लिए भारत ज्यादा कीमतों पर भी कच्चा तेल खरीदने के लिए मजबूर रहेगा और फिर हम लोगों की जेब पर जो मार पड़ेगी वो स्वाभाविक है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से ये कहा है कि वो तेल का जितना हो सके उतना कम इस्तेमाल करें, जबकि सोने को वो 1 साल तक खरीदे ही नहीं। सोना एक लग्जरी आइटम है, इसके ना होने पर गुजारा किया जा सकता है। अगर आप 1 साल तक सोना नहीं खरीदेंगे तो क्या बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। शायद उन परिवारों में थोड़ी मायूसी होगी जिनके घर में शादी है, लेकिन अगर तेल नहीं मिलेगा तो पूरा देश रुक जाएगा। और यही कारण है कि तेल हमें खरीदना ही खरीदना है। तेल खरीदने के लिए हमें ज्यादा डॉलर चाहिए। तो समझिए ऐसे कि आपके पास अपने घर खर्च के लिए रुपए हैं, वैसे ही देश में जब हमें कुछ विदेश से खरीदना होता है तो हमारे पास फिक्स्ड डॉलर है और वो डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार कहलाता है। अब वो हमारे पास फिक्स्ड है, हमें यह तय करना है कि हम उससे सोना ज्यादा खरीद कर देश में लाना चाहते हैं क्योंकि सबको सोना खरीदना है भारत में, या हम उससे तेल खरीदना चाहते हैं क्योंकि तेल के बिना अर्थव्यवस्था थम जाएगी और तेल जरूरी है। ऐसे में हमें वो विदेशी मुद्रा भंडार तेल के लिए ज्यादा रखना चाहिए, तेल के खरीद के लिए, क्योंकि ये खर्च कहाँ होता है विदेशी मुद्रा भंडार, ऐसे ही क्रूड ऑयल पर होता है, तेल पर होता है, या फिर जो खाने वाले एडिबल ऑयल का हम इस्तेमाल करते हैं उसके लिए होता है। तो हमें विदेशी मुद्रा भंडार को बचाना है क्योंकि तेल, गैस अभी की स्थिति जितना हम बाहर से आयात करते हैं उस स्थिति में हमें हर हाल में खरीदना ही होगा। हमें जितने डॉलर बचाकर रखेंगे उतना हम अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बचा कर रख पाएंगे और तेल को ज्यादा कीमतों पर खरीद कर भी स्थिति को संभालने की कोशिश करेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भारत में हो रहा है,
भारत में सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ने आपसे अपील की है, लेकिन दूसरे देशों में वो हो रहा है जिसके बारे में आपने अभी तक अपने देश में हमने स्थिति नहीं देखी है, सोचा नहीं है। जैसे थाईलैंड ने कच्चे तेल और नेचुरल गैस की किल्लत होने से सभी तरह की लिफ्ट्स के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है कि भाई किसी भी बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं चलेगा। थाईलैंड की सरकार ने यह भी कहा है कि लोग सूट और टाई की बजाय छोटी बाजू की शर्ट और टी शर्ट्स पहनकर ऑफिस आएं और कम से कम ही एसी का इस्तेमाल करें। इस फैसले के बाद वहां के लोग संकट की घड़ी में एकजुट हो गए। लाइव प्रसारण में कुछ न्यूज एंकर्स ने अपना कोट उतारकर इस फैसले का समर्थन किया, लेकिन सोचिए क्या वहां इस पर कोई राजनीति हुई? भारत और थाईलैंड में फर्क यह है कि थाईलैंड में न्यूज एंकर्स और वहां के नागरिक लाइव प्रसारण के दौरान अपना कोट उतारकर बिजली और तेल बचा सकते हैं, लेकिन भारत में अगर किसी एंकर या नागरिक ने कह दिया कि वो अपने देश के लिए ऐसा कर रहा है और 1 साल तक सोना नहीं खरीदेगा, तेल की बचत करेगा, तो उसको तुरंत सरकार से जोड़ दिया जाएगा। भाई फैसला सरकार का हो सकता है, लेकिन देश तो अपना है। थाईलैंड में ऐसा नहीं हो रहा है। थाईलैंड क्या, बांग्लादेश में भी ऐसा नहीं है। बांग्लादेश में भी सभी गाड़ियों के लिए एक फ्यूल लिमिट तय की गई है, जिसमें 2 पहिया वाहनों को हर दिन अधिकतम 2 लीटर पेट्रोल मिल सकता है। गाड़ियों को 10 लीटर, पिकअप और लोकल बस को 70 से 80 लीटर पेट्रोल डीजल ही मिल सकता है। लेकिन वहां भी कोई इस पर राजनीति नहीं कर रहा है। इसी तरह श्रीलंका में भी पेट्रोल पंपों को डिब्बों में पेट्रोल देने से मना किया गया है और तेल की जमाखोरी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन श्रीलंका में भी कोई राजनीति नहीं हो रही। ये तमाम ऐसे देश हैं जो हॉर्मूज के तेल से सीधा प्रभावित होते हैं। फिलीपींस, बिजली बचाने के लिए एसी का टेम्परेचर फिक्स कर दिया गया है 24 डिग्री सेल्सियस, उससे ज्यादा रख सकते हैं, उससे नीचे नहीं। लंच ब्रेक के दौरान लाइट्स, कंप्यूटर सब बंद करने के आदेश हैं, लेकिन फिलीपींस में इसको सरकार की नाकामी छिपाने के लिए उनके एसी टेम्परेचर का कंट्रोल सरकार ने हाथ में ले लिया है, ये सब नहीं कहा जा रहा है। वियतनाम की सरकार ने अपने लोगों से कहा है कि वो कम दूरी के लिए साइकिल का इस्तेमाल करें। अगर लोग कम दूरी के लिए मोटरसाइकिल या गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, और वियतनाम में भी वहां के लोग इस फैसले का पालन कर रहे हैं। पाकिस्तान में तो आप जानते ही हैं, वहां पहले ही से स्कूल कॉलेज बंद रखे गए हैं। 60% सरकारी गाड़ियों को इस्तेमाल से बाहर कर दिया गया है, लेकिन ऐसी राजनीति पाकिस्तान में भी नहीं हुई है। वहां पर इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं की गई है। 60% सरकारी गाड़ियों पर पाबंदी लगा दी गई है। भारत में आम लोग घरेलू इस्तेमाल के लिए जो रसोई गैस इस्तेमाल करते हैं या जो सामान्य पेट्रोल, सामान्य डीजल आपको मिलता है, उसकी कीमतें पिछले साल से एक बार भी नहीं बढ़ी हैं, और इसके लिए कई देशों ने भारत की तारीफ की है। हालांकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें बढ़ी हैं, यह भी बताना जरूरी है। लेकिन जब संकट बढ़ रहा है, इसे देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लोग कम तेल इस्तेमाल करें, वर्क फ्रॉम होम चूज करें, सोना ना खरीदें, विदेशी यात्राएं टाल दें। तो ये देश में बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। अब विपक्षी दलों की सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि प्रधानमंत्री मोदी लोगों को सोना खरीदने से क्यों रोक रहे हैं। सरकार ये क्यों तय कर रही है कि लोग क्या खरीदेंगे, क्या नहीं खरीदेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो बात कर रहे हैं वो यूपीए और कांग्रेस की सरकारों में पूर्वी प्रधानमंत्री और पूर्व वित्त मंत्री संसद और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार दोहराते थे। 30 अगस्त 2013 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लोकसभा में सोने के बढ़ते हुए आयात को एक समस्या बताया था और ये कहा था कि भारत के लोगों को सोने के प्रति अपनी भूख कम करनी होगी और कच्चे तेल और रसोई गैस की भी बचत करनी होगी, वरना विदेशी लेन देन में भारत का घाटा बढ़ जाएगा। और यहां इस बात को नोट करिएगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यह अपील साल 2013 में की थी, जब ना तो ईरान जैसा कोई युद्ध चल रहा था, ना ही कोई बहुत बड़ा वैश्विक संकट था। लेकिन जो सोना हम खरीदते हैं, जो हम आयात करते हैं, 90% से कहीं ज्यादा सोना तो हम बाहर से खरीदते हैं। उसके लिए हमको अपने डॉलर्स का खर्च करना पड़ता है। यानी जब संकट नहीं थी तब भी यूपीए की सरकार ये समझ रही थी कि अगर सोना इसी तरह से लोग खरीदते रहे तो हमें नुकसान हो सकता है, और वह तब सरकार कह रही थी लोगों से कि कम सोना खरीदिए। लेकिन जब संकट है, संकट के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने 1 साल के लिए सोना नहीं खरीदने की अपील की है, तो कांग्रेस कह रही है कि सरकार को क्या हक है वो लोगों को अपने पैसे से सोना खरीदने से रोके। सुनिए। There has been a deterioration mainly on account of huge imports of gold, higher costs of crude oil imports, and recently of coal. On the export side,
weak demand in our major markets has kept our exports from growing. Exports have been further hit by a collapse in iron ore exports. Taken together, these factors have made our current account deficit unsustainably long. Clearly, Madam, we need to reduce our appetite for gold, economize in the use of petroleum products, and take steps to increase our exports. यूपी की सरकार में न सिर्फ लोगों से सोना कम खरीदने की अपील की गई, बल्कि उस वक्त सरकार ने सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी भी 4% से बढ़ाकर 6% कर दी थी। और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के लोगों से कहा था कि उन्हें अब सोना कम से कम खरीदना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि भारत के लोग उनकी अपील सुनेंगे, सोने की इतनी ज्यादा मांग नहीं करेंगे। लेकिन आज कांग्रेस इसी मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करती है, भूल जा रही है कि यूपीए की सरकार में बिना संकट ये फैसला लिया गया था। वो इसलिए भी लिया गया था क्योंकि रुपए को मजबूत बनाए रखने के लिए ये जरूरी है। अपील प्रधानमंत्री मोदी संकट की घड़ी में कर रहे हैं और ऐसे वक्त में कर रहे हैं जब हॉर्मूज 28 फरवरी से और उसके बाद युद्ध के बाद ईरान ने जब से 28 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ और उसके बाद से ईरान ने हॉर्मूज बंद कर दिया। सुनिए। Don't demand gold and we don't have to import gold for 1 year. Just imagine, for 1 year, the whole situation will so dramatically change. You think you're buying gold in rupees, but actually you're buying gold in dollars. I would once again appeal to everyone. Please resist the temptation to buy gold. And we can have it for 6 months, 1 year. Almost minimal gold imports into the country, it will dramatically change the situation of the current account deficit. ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के लोगों में से कम सोना खरीदने के लिए कहा जाता है। दुनिया के जितने भी देश सोने का ज्यादा आयात करते हैं, उन सभी देशों में इसके लिए बहुत सख्त प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो चाइना की बात सुनिए। चाइना में सारा सोना सरकारी बैंक ही आयात करता है, मतलब बाहर से खरीदता है, इंपोर्ट करता है। जब चाइना में सोने की मांग बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है, तब सरकार इसकी खरीद पर कड़े नियम लगा देती है, रूल्स, सख्त रूल्स। एक कोटा सिस्टम बना दिया जाता है कि इससे ज्यादा सोना आयात ही नहीं किया जाएगा, क्योंकि उन्हें अपने करेंसी की चिंता होती है। अमेरिका को दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र कहा जाता है, लेकिन 1933 में उसने भी सोने पर आधारित मुद्रा व्यवस्था को खत्म कर दिया था। यह ऐलान किया गया कि अमेरिका के लोग अपने घरों में सोना नहीं रख सकते और इस फैसले के तहत लोगों के घरों में उस वक्त रखा सोना सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया था। और हैरानी की बात यह है कि अमेरिका में जब यह हुआ तब वहां इतनी राजनीति नहीं हुई जितनी राजनीति भारत में सिर्फ सोना नहीं खरीदने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर हो रही है। ऐसा नहीं कि हमारे देश में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने देश की जनता से इस तरह की अपील की है। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, उसी दिन से जनता से यह अपील करने का सिलसिला शुरू हो गया था। विभाजन के बाद जब हिंदू मुसलमानों के दंगे हो रहे थे, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के हिंदुओं से मुसलमानों को अपनाने की अपील की थी। 1960 के बाद जब अनाज का संकट बढ़ रहा था और अमेरिका के गेहूं पर भारत की निर्भरता बहुत बढ़ गई थी, तब भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के लोगों से फिजूल खर्ची रोककर अनाज बचाने की अपील की थी। और तब लोगों ने विरोध में कहा था कि क्या वो खाना छोड़ दे। पंडित नेहरू के बाद जब लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने, तब भी भारत में खाद्य संकट कम नहीं हुआ और अमेरिका अपने गेहूं को लेकर हमें ब्लैकमेल करने लगा। इसी के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने रेडियो पर भारत के लोगों से कहा कि वो दावतों का आयोजन बिल्कुल बंद कर दें, शादियों में कम से कम खाना परोसें, होटल रेस्टोरेंट में खाना बंद कर दें, किसान ज्यादा से ज्यादा अनाज की पैदावार करें। लाल बहादुर शास्त्री की इस अपील के बाद उनका भी विरोध हुआ और ये तस्वीरें इस बात का प्रमाण है कि तब यूनियन के सैकड़ों लोगों ने उनके घर का घेराव तक किया। इससे आप ये समझ पाएंगे कि ऐसी अपील का राजनीतिक विरोध होता आया है और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि जनता भी यही सोच रही होती है। उसी दौर में 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान लाल बहादुर शास्त्री ने भारत के लोगों से हफ्ते में एक वक्त का खाना छोड़ने की अपील की और जय जवान जय किसान का नारा दिया। उनकी अपील को पूरे देश ने माना।
1974 में जब अरब और इजराइल देशों के बीच युद्ध होने से तेल का संकट गहराया था, तब भी इंदिरा गांधी ने भारत के लोगों से पेट्रोल डीजल बचाने की अपील की थी। लेकिन ये बात आज कांग्रेस के कई नेता भूल जाते हैं। वो ये भी भूल जाते हैं कि जब इमरजेंसी में हड़तालें बहुत ज्यादा हो रही थी और इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा था, तब भी इंदिरा गांधी ने भारत के लोगों से यह अपील की थी, टॉक लेस वर्क मोर, यानी बोलो कम काम ज्यादा करो। और प्रधानमंत्रियों के अपील करने का ये सिलसिला आगे भी जारी रहा। लेकिन आज सिर्फ राजनीति करने के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक विरोध करने के लिए इस मुद्दे को पूरी तरह से सियासी रंग दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर सुबह शाम इस पर बहस हो रही है और तरह तरह की बातें फैलाई जा रही है। हमने सिर्फ आपके सामने फैक्ट्स रखे हैं। आप खुद तय कीजिए कि क्या यह फैसला देश हित में है या किसी पार्टी के लिए करने की बात है, क्योंकि हमें अपने लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने देश के लिए सोचना है। और वेस्ट एशिया का ये युद्ध भारत ने शुरू किया नहीं है। मैं आज समाज के सभी भाई बहनों से, मैं आपके परिवार का सदस्य हूं इसलिए आग्रह से कहता हूं, और इसमें तो आपको आगे आकर के मेरी मदद करनी पड़ेगी। सोने की आयात पर भी देश का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है। मैं आप सबसे, देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें। गोल्ड की जरूरत नहीं है। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। आज एक सवाल और है कि क्या देश हित में सोने की खरीद का त्याग भी नहीं किया जा सकता? आपको ये तस्वीरें याद होंगी जब ईरान युद्ध के दौरान भारत के अलग अलग राज्यों के मुसलमानों ने 600 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा किया था ईरान के लिए। अपने घर के निजी गहने, सोने के कंगन, यहां तक कि सोने का हार ईरान के लिए दान में दे दिया था। आज इन तस्वीरों को देखकर ये सोचिए कि जब इस देश के लोग ईरान के लिए अपने घर का सोना दान में दे सकते हैं, तब कोई विपक्षी नेता इस पर कुछ नहीं बोला। लेकिन आज जब ईरान के लिए नहीं बल्कि अपने देश के लिए सोना बस खरीदना नहीं है, वो भी सुझाव है, तो हंगामा हो रहा है। मैं आपसे ये सवाल पूछती हूं कि जब ईरान के लिए भारत के लोग अपना सोना दान दे सकते हैं, तो अपने देश भारत के लिए सिर्फ 1 साल सोना खरीदना बंद करने में कौन सा तूफान आ जाएगा? इसमें जो लोग आते हैं जोक दर जोक और इस डोनेशन में हिस्सा लेते हैं और अपने मदद का इजहार करके यहाँ पे जेवरात, नकदी और बर्तन जो भी है उनके पास वो डोनेट करते हैं। हमें ईरान के साथ एक मजहबी वाबस्तगी है, उस वजह से यहाँ की आवाम ने पुरजोश होकर जो उनका कीमती असासा है, जो चाहे उनके पास सोना हो, पैसा हो या जेवरात हो या बाकी असासा जो उनके पास मौजूद हैं, वो उन्होंने इस बड़े मकसद के लिए यहाँ पे जमा किया है। काफ़ी ज़रूरत है ईरान की आवाम के लिए। हमारे जो हाल ही में रहबर मौज़म की शहादत हुई है, हमारी जानी कुर्बान, माल कुर्बान, हमारे औलाद कुर्बान। मेरी 1000 हुई थी। सारे दिन? हाँ। क्यों दिया? मैंने 1 साल तक ये पैसे किए थे जमा, ये मैंने ईरान की मदद करने के लिए दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद बीजेपी की राज्य सरकारों ने बचत के कई उपाय शुरू किए हैं। प्रधानमंत्री ने 7 बचत मंत्र दिए हैं और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव लाइव जुड़ रहे हैं आज तक पर। आइए जानते हैं कि मध्य प्रदेश कैसे वैश्विक संकट की परिस्थितियों का मुकाबला करने को इस वक्त तैयार है। मुख्यमंत्री जी, आपका आज तक पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी अभिनंदन है, आपका भी नमस्कार।
मेरा पहला प्रश्न आपसे यही होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल डीजल की बचत करने की अपील के बाद आपने दिल्ली में हमने देखा मेट्रो पर यात्रा की है। मध्य प्रदेश में अपने राज्य में बतौर मुख्यमंत्री आपने क्या कदम उठाए हैं? देखिए, हमने तुरंत माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील के बाद मुझे इस बात का संतोष है कि सबसे पहले हमारी सरकार ने तुरंत इस बात पर ध्यान दिया और मेरे अपना स्वयं का टारगेट कम किया। हमने अपने कई सारे मंत्रियों को वर्चुअल रूप से कैबिनेट में आने के लिए भी पात्रता दी। साथ ही साथ हमने कोशिश की कि ये वैश्विक संकट में माननीय प्रधानमंत्री का जो खासकर अभी का संदेश वो बहुत कई अर्थों में बड़ा गहरा भी है और उपयोगी भी है। ऐसे हम अपने सभी प्रकार के कामों से माननीय प्रधानमंत्री जी की भावनाओं का सम्मान करते हुए देश के सामने मतलब देश उस स्थिति में कोशिश कर रहे हैं जिसकी अपेक्षा की गई है। मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे यही है कि ये देखिए वैश्विक संकट का दौर तो चल रहा है और प्रधानमंत्री ने जब कहा कि भाई बचत करनी है और उन्होंने 7 मंत्र दिए कि भाई हमें अपना पेट्रोल डीजल कम करना है तो आप कार पूलिंग पे जाइए या वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शंस लगना चाहिए। दिल्ली में फैसला भी हुआ है। फिर उन्होंने विदेश दौरे पर कहा, सोना पर कहा, फर्टिलाइजर पर कहा, कई सारी चीजें कही हैं। अब जनता पूछ रही है कि 3 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी, 3 रुपए डीजल की कीमत बढ़ा दी, तो ये तो सारी मार हम पर डाल दिया है। देखिए, ये कहना गलत है कि 3 रुपए की डीजल पेट्रोल की मार पड़ करके और ये हम पे डाल दिया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का इस और जो देश की तरफ उन्हें ध्यान आकर्षित कराया कि हमको प्राकृतिक खेती की तरफ जाना चाहिए और मैं देश को बताना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान के समय से और हम आज भी पूरे देश में प्राकृतिक खेती में सबसे बड़ा रकबा कहीं है तो मध्य प्रदेश के साथ है। हमने अपने राज्य के अंदर भी वो सब प्रबंधन करने का प्रयास किया जिसके आधार पर पेट्रोल डीजल की बचत होती है। हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी ईवी व्हीकल को बढ़ाने के लिए भी पिछले समय भी मध्य प्रदेश के विधानसभा के समय से भी प्रयास किया और हम कुल मिलाकर के जो वास्तव में हमारी वैश्विक स्तर पर आत्मनिर्भरता बढ़े, हम अपने देश के संसाधनों के भरोसे चले, हम इस पर ठोस भी काम कर रहे हैं और अनावश्यक वाहनों की लंबी कतारें या हमारे काफिले को बड़ा करना या ये जो लोक दिखावा इसको कम करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के आश्वासन के आह्वान के साथ ही साथ जो दूसरी उन्होंने बात कही है जैसे सोने की खरीद का और यूरिया और अन्य प्रकार के रासायनिक केमिकल खाद का जिसपे हमको अपनी जो मुद्रा को विदेश में निर्भर रहना पड़ता है वो सारे हम प्रबंधन कर रहे हैं जिसके कारण से हमारे अपने देश की मूल आर्थिक ताकत मजबूत हो और हमारी वैश्विक निर्भरता आत्मनिर्भरता के बजाय अपनी तरफ से ताकत बढ़ाए। अच्छा, इस बात पर मैं आपको बधाई देना चाहती हूं कि आपने अपने एक जितना मुझे याद आ रहा है आपकी पार्टी से ही जुड़े हुए एक नेता थे, जब हम लोगों ने गाड़ी दिखाई उनका काफिला दिखाया सौभाग्य सिंह ठाकुर का तो आपने उनको नोटिस दिया है। तो मतलब ये डाउन द लाइन मैसेजिंग कैसे होगी? मतलब यहाँ तो जिलाध्यक्ष भी 10-10, 20-20 गाड़ियां लेके घूम रहा है। नहीं, ये जो आपने कहा हमने तुरंत इस दिशा में जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान आया हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए और हमारे वर्चुअल रूप से भी और बाकी निगम मंडल अध्यक्ष पार्टी के अध्यक्ष हमने सबने मिलकर के तय किया है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी की भावना के साथ इस वैश्विक हालात में भारत के मूल भावना के साथ चलते हुए सादगी रखेंगे और अगर इसमें कोई अनुशासनहीनता करता तो उस पर हम कठोर कार्रवाई भी करेंगे। अब आते हैं जरा विपक्ष पर, क्योंकि देखिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का ये कहना है कि ये सरकार की तरफ से उपदेश नहीं, ये आपकी नाकामी के सबूत है। तो अब इस पर क्या है? क्या आप मानते हैं कि ये वाकई नाकामी है जिसकी वजह से आज ये स्थिति पैदा हुई है? देखिए, मैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के बारे में तो बड़ा मुझे दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, वो जब भी बोलते देश के खिलाफ ही बोलते हैं।
आप बताइए, विदेश में छुट्टी मनाने कोई सबसे ज्यादा जाता है तो कौन जाते हैं, और उनके खर्चे पे भी प्रश्न उठे। मैं अभी विस्तार से उस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर से लगा करके अब जो भी हमारी सेना ने कभी गौरव और गर्व देने का मौका मिला, हमारे देश की सीमाओं पे अतिक्रमण होकर के आतंकवादियों ने हमला किया, तब भी राहुल गांधी जी का वही दृष्टिकोण था जो धारा 370 को लेकर के बहनों के जीवन में जो एक गलत निर्णय, खासकर 3 तलाक वाले मसले पे भी हमने सबने देखा था। जम्मू कश्मीर के मामले में भी हमने देखा कि जब आज कश्मीर कितना अच्छा हुआ, लेकिन राहुल गांधी जी सच में, मैं तो मान के चलता हूं कि उनको अपना राहुल गांधी जी का नाम बदल करके ये विरोध गांधी ही रख लेना चाहिए, क्योंकि उनको हर बात में केवल विरोध करना चाहिए, वो तार्किक भी नहीं रहते हैं। आप बताइए, चुनाव यहाँ चलते हैं और वो विदेश यात्रा पे चले जाते हैं और फिर कहते हैं हम हार गए चुनाव में। अभी काउंटिंग के दिन भी जो अपने देश के अंदर नहीं रहेंगे और आने के बाद वो जिस ढंग की भाषा बोलते हैं, मैं तो बड़ा आश्चर्य करता हूं कि नेता प्रतिपक्ष जैसा बहुत पवित्र पद है अटल बिहारी वाजपेयी जी, इसमें लंबे समय तक देश के सामने, नहीं दुनिया के सामने, हमारे लोकतंत्र के लिए गरिमा और गौरव वाले पद पे एक अपोजिशन के लीडर का जो गरिमा और व्यक्तित्व होना चाहिए, राहुल गांधी जी ने निराश किया। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा कि उनको पुनर्विचार करना चाहिए, आत्मावलोकन करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को युद्ध के संकट के बीच एक बचत मंत्र दिया है। उसमें 7 मंत्र हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि एक तो हमें बचत करनी है तेल की, इसी के साथ सोना 1 साल तक ना खरीदे, विदेशी यात्रा से बचें, ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाएं और तमाम ऐसी चीजें जिससे हम देश को इस युद्ध संकट से उबार पाए। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे यही होगा कि जो खबरें हमने देखी हैं, आपने भी प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद अपना जो काफिला है, कॉन्वॉय है, उसको आपने 4 गाड़ियों तक सीमित कर दिया है, लेकिन आज बड़ा प्रश्न ये है कि सिर्फ काफिले में गाड़ी कम करने से तो ये संकट कटने वाला है नहीं। क्या भारत करेगा जिससे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब तो जनता ये भी पूछ रही है सर कि तेल पेट्रोल की कीमत भी बढ़ा दी है आपने 3-3 रुपए। दोनों पर आपका जवाब सैनी साहब। देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो राष्ट्र के नाम अपील किया है, ये किसी एक व्यक्ति का विषय नहीं है, ये समस्त राष्ट्र का है। क्योंकि जब कोई इस प्रकार का वैश्विक संकट आता है तो समय समय के ऊपर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने देश को एक आह्वान भी किया, एक दिशा भी देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट की समस्या, एक बड़ी समस्या ये सामने आई है, ये भारत के लिए नहीं आई, ये पूरी वैश्विक समस्या है। ऑल ओवर द वर्ल्ड जो समस्या आई उसको सभी देश इससे जूझ रहे हैं। और उस कठिन समय के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है, क्योंकि पिछले दिनों जब कोरोना संकट के अंदर पूरा विश्व इसकी चपेट में था, उस समय भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों से समय समय के ऊपर अपील किया है, और उन्होंने उस बात को फॉलो भी किया है, उसके परिणाम भी सार्थक निकले हैं। अभी जो इस प्रकार का संकट ये हमारे सामने खड़ा हुआ है मिडिल ईस्ट का, उसके बीच में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपील किया है, ये एक राष्ट्र हित के अंदर उन्होंने अपील किया है। और इस अपील से ये केवल सरकारों के लिए नहीं, ये बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए एक जिम्मेदारी का संदेश देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मैं आपको अंजना जी बताना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार ने भी उसी भावना के साथ कदम उठाए हैं, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। हमने सरकारी विभागों में ईंधन और बिजली बचत के निर्देश दिए हैं, और गैर जरूरी जो वाहन है उनका उपयोग न करें, उसके बारे में हमने कहा है। और उसके साथ साथ ये भी कहा है कि ऊर्जा को बढ़ाने पर भी जोर हमने दिया है, और सार्वजनिक जो अंजना जी परिवहन को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि ईवी के व्हीकल, जो किसी ने कोई जरूरी अगर कहीं जाना है तो वो ट्रेन से जाए या अन्य चीजों से जाए। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वाहन था कि इसके अंदर जब ये सामूहिक जो अपील आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है, और इसको जब हम सभी पूरा राष्ट्र लागू करेगा, तो ऐसा नहीं है
देश को एक बड़ा जो एक संकट आया है, ये वैश्विक संकट है, उस संकट से निकलने का रास्ता आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी अपील के अंदर किया है और हम सब ने उस अपील को मानना चाहिए, क्योंकि ये हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है। और मैं आपको अंजना जी बताना चाहता हूं कि जब जिस दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपील किया, मैंने स्वयं ही अपने काफिले में भी उनको गाड़ियों को कम किया है। और क्योंकि शुरुआत अगर कहीं से कोई व्यक्ति करता है तो अपने से शुरुआत करता है, हमें अपने से शुरुआत करनी चाहिए। और हमारा लक्ष्य यही है कि कम संसाधनों में अधिक प्रोडक्टिविटी आए, उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं और ये राष्ट्र हित में सर्वोपरि है। ये हमारा प्रयास है, हम उसको लेकर के अंजना जी काम कर रहे हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया, मैंने कहा है कि ये विशेष एक व्यक्ति या एक उसके लिए नहीं है, समस्त राष्ट्र के लिए हर व्यक्ति की इसके अंदर जिम्मेवारी है कि इसमें आगे बढ़ करके अपना योगदान देने का वो काम करे। इस वैश्विक संकट से हमने आगे गति से बढ़ना है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है विकसित भारत, विकसित भारत, उसमें इस प्रकार की समस्याएं, संकट ये वैश्विक आते हैं, उनका हम मिलकर के सामना करेंगे।